कैप्टन सान्याल मेरे हत्थे चढ़ चुका था। अब मुझे उससे यह मालूम करना था कि पाक फौज का कैदी किस जगह पर रखा गया है। चुनाचे मैंने मौजू बदलते हुए जंगे सितंबर की बातें शुरू कर दी। मैंने इंडियन आर्मी की बड़ी तारीफ की। कैप्टन सान्याल भी इंडियन आर्मी की बहादुरी की झूठी सच्ची बातें सुनाने लगा। मैंने कहा कि मगर पंजाब में लोग कहते थे कि हमारी भारतीय फौज की पलटनों को पाकिस्तानी फौज ने कैदी बनाया था, मगर पाकिस्तानी फौज के सिपाहियों को हम कैदी नहीं बना सके। मैंने बंगाली हिंदू कैप्टन की दुखती रग पर उंगली रख दी थी। उसने फौरन कहा, ऐसी बात नहीं है महाराज, ये ठीक है कि हमारे फौजी ज्यादा तादाद में पाकिस्तान में कैद किए गए, लेकिन हमने भी पाकिस्तानी फौजियों को कैदी बनाया है। एक कैदी तो इस वक्त भी हमारे यहाँ कैद है। मैंने कहा, लेकिन जंग के बाद जब दोनों फौजों के कैदियों का तबादला हुआ था तो सारे कैदी अपने अपने मुल्क वापस चले गए थे, फिर ये कैदी अभी तक हमारी कैद में क्यों है? कैप्टन सान्याल कहने लगा, महाराज ये पाक फौज की एक आर्टिलरी बटालियन का सिपाही है। वो बताता नहीं, लेकिन हमें यकीन है कि वो पाकिस्तानी आर्टिलरी की मशहूर रानी तोप का गनर है। हम उससे रानी तोपों के बारे में खास मालूमात हासिल करना चाहते हैं। जंगी कैदियों के तबादले के वक्त हमने उस पाकिस्तानी फौजी को जानबूझकर वापस नहीं किया था और पंजाब से उठाकर चंद्रनगर ले आए थे। मैंने मसनूई इश्तियाक का इजहार करते हुए कहा, कैप्टन सान्याल जी, इस मलिच मुसलमान फौजी को जितना टॉर्चर कर सकते हो करना। मैं तो पाकिस्तानी आदमी का जानी दुश्मन हूँ। क्या उसने अभी तक आपको कुछ नहीं बताया? कैप्टन सान्याल ने नफी में सर हिलाकर कहा, महाराज ये मुसलमान भगवान जाने किस मिट्टी के बने होते हैं, इन पर टॉर्चर कोई असर नहीं करता। ये पाकिस्तानी कैदी भी कुछ नहीं बताता। इस पर हमने बड़ा टॉर्चर किया है, मगर अपने खुदा को याद करता रहता है और ऊंची ऊंची आवाज में नारे लगाता है, लेकिन बताता कुछ नहीं। मैंने कहा, तुम मुझे उसके पास ले चलो। मेरे पास मेरे गुरुजी का दिया हुआ ऐसा मंत्र है कि मैं उसे पानी पर फूंक कर उसे अपने हाथ से पिलाऊं तो वो सब कुछ अपने आप बता देगा। कैप्टन सान्याल मेरे जाल में आ गया। उसे आना ही था। उसे पंकज मामू ने बताया था कि मेरी वजह से उमा कुमारी की लाइलाज बीमारी जाती रही थी। वो एक लम्हे के लिए चुप हो गया। कश्ती उस वक्त दरिया के किनारे की तरफ आ रही थी। कहने लगा, महाराज मुझे इसकी इजाजत नहीं है, मगर मैं अपने ऑफिसर कमांडिंग से बात करके आपको बताऊंगा। मैंने अपनी तरफ से लापरवाही का इजहार करते हुए कहा, ये मैं अपनी भारतीय फौज की भलाई के लिए करूंगा, वरना मुझे किसी पाकिस्तानी कैदी से मिलने का शौक नहीं। अगर तुम्हारा कमांडिंग ऑफिसर न माना तो उसे हरगिज मजबूर न करना। उसके बाद कैप्टन सान्याल ने इस मौजू पर कोई बात न की। शाम को वो मुझे चंद्रनगर के एक क्लब में ले गया, जहां शहर की आला सोसाइटी के सिविल और फौजी अफसर अपनी बेगमात के साथ मौजूद थे। कई दूसरी खुश लिबास खुश अदा हसीन लड़कियां भी तितलियों की तरह मंडलाती फिर रही थीं। कॉफी भी पी जा रही थी और शराब के जाम भी आम देखे जा रहे थे। क्लब की नीम रोशन फजा शराब, तंबाकू और तरह तरह के परफ्यूम्स की खुशबू के साथ बोझल हो रही थी। मैं बहुत मोहतात हो गया, क्योंकि वहां पुलिस के अफसरों की मौजूदगी यकीनी थी और इस एतबार से इंटेलिजेंस के आदमियों का होना लाजमी था। कैप्टन सान्याल ने मेरा कुछ फौजी और सिविल अफसरों से तारुफ भी करवाया। जब लोगों को पता चला कि मैं ज्योतिषी भी हूँ तो हर अफसर मुझे हाथ दिखाने लगा। मैंने थोड़ा थोड़ा जो जी में आया बता दिया और कैप्टन सान्याल से कहा, सान्याल बाबू, जहाँ हमारा जी घबराता है, हम सन्यासी लोग हैं, हमें घर पहुंचा दो। दरअसल मैंने महसूस किया था कि कुछ अफसर किस्म के पुराने खर्रांट चेहरे वाले मुझे गहरी नजरों से देख रहे हैं। चुनाचे बेहतर यही था कि मैं वहां से 9 तो 11 हो जाऊं। कैप्टन सान्याल ने अपने अर्दली से कहा, ड्राइवर से कहो गुरुजी को घर छोड़ाएं। फिर मेरी तरफ मुतवज्जे होकर बड़े माजरत खा लहजे में हाथ बांध कर कहने लगा, महाराज मुझे क्षमा कर दें, मैं खुद आपको लेकर जाता, लेकिन जहां कुछ देर बैठना समझ लें कि मेरी ड्यूटी है। ड्राइवर मुझे कैप्टन के मकान पर छोड़कर चला गया। रात को कैप्टन सान्याल देर से आया। मेरे लिए एक कमरे में बिस्तर लगा दिया गया था। मैं अपने बिस्तर पर नीम दराज अंग्रेजी की किताब पढ़ रहा था कि कैप्टन सान्याल अंदर आकर मेरे करीब कुर्सी पर बैठ गया। कहने लगा, आपके जाने के बाद हमारे ओसी साहब क्लब में आ गए। मैंने उनसे पाकिस्तानी कैदी के बारे में आपकी मुलाकात की बात की तो उन्होंने पहले तो मेरी बात न सुनी। जब मैंने कहा कि गुरुजी के मंत्रों और दवाई के चमत्कार मेरी फैमिली के लोग देख चुके हैं तो उन्होंने इजाजत दे दी, मगर ये मुलाकात थोड़ी देर के लिए होगी। इससे ज्यादा की इजाजत मुझे नहीं मिल सकी। मुझे तो सिर्फ वो जगह देखनी थी जहाँ पाक फौज का गाजी कैदोबंद की अज़ियतें बर्दाश्त कर रहा था। मैंने कहा, मैं खुद दुश्मन के पास ज्यादा देर नहीं बैठना चाहता, बस अपने हाथ से उसे पानी में घोलकर सुफूफ पिलाऊंगा। उसके साथ ही उस पर नीम बेहोशी तारी हो जाएगी और फिर मुझे यकीन है कि तुम उससे जो पूछोगे वो सब कुछ अपने आप बताना शुरू कर देगा। हालांकि मुझे मालूम था कि ऐसा हरगिज नहीं होगा। कैप्टन सान्याल बोला, बस सुबह आप मेरे साथ बटालियन हेडक्वार्टर चलेंगे। मैं खुद आपकी मुलाकात पाकिस्तानी फौज के तोपची से करवाऊंगा। मैं दिल में हैरान भी था कि रानी तोप का तोपची इन लोगों के हाथ कैसे आ गया। रानी तोपें दूर तोपे थीं और जंगे सितंबर में उन्हें महाज से बहुत पीछे रखा गया था। बहरहाल मैं अगले दिन के इंतजार में था। दूसरे दिन कैप्टन सान्याल ने मेरे साथ ही नाश्ता किया और मुझे अपने साथ फौजी गाड़ी में बिठाकर अपने बटालियन या रेजिमेंटल हेडक्वार्टर ले गया, जहां उसका ऑफिस था। कुछ देर में उसके ऑफिस में बैठा कॉफी पीता रहा। इस दौरान कैप्टन सान्याल शायद पाक फौज के जंगी कैदी से मेरी मुलाकात के कुछ इंतजामात में लगा रहा।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। कुछ वक्त गुजरने के बाद आया और मुस्कुराते हुए बोला, चलिए महाराज, आपको दुश्मन के जंगी कैदी से मिलाते हैं। भगवान करे कि आपके मंत्रों का उस पर असर हो जाए और वो हमें तमाम मालूमात हासिल हो जाए जो हम उससे हासिल करना चाहते हैं। मेरा ख्याल था कि कैदी को वहीं हेडक्वार्टर के किसी तहखाने में रखा गया होगा, मगर वो वहाँ नहीं था। कैप्टन सान्याल ने मुझे गाड़ी में बिठाया और गाड़ी हेडक्वार्टर से निकलकर दरिया के साथ साथ जाने वाली सड़क पर चल पड़ी। चंद्रनगर कोई ऐसा शहर नहीं है कि जहाँ कोई जंगल वगैरह या पहाड़ हो। ये मैदानी इलाके का एक शहर है जो कलकत्ते से शुमाल मगरिब की जानिब, जहां तक मुझे याद है, 30-32 मील के फासले पर वाक़ है। दरियाए हुगली शहर के बिल्कुल साथ बहता है। आसपास खेत भी हैं, घास के मैदान भी हैं, आमों के बाग भी हैं। चाय के बाग तो नहीं, मगर चाय पैक करने के 2-3 कारखाने जरूर थे। वाइन बनाने की फैक्ट्री भी थी। चूंकि उस शहर की कारोबारी एतबार से कोई अहमियत नहीं थी, इसलिए वहाँ मॉडर्न किस्म की ऊंची इमारतें और शॉपिंग सेंटर नहीं थे। पुरानी वजह की कोठियां और मार्केटें थीं। हमारी गाड़ी शहर से बाहर निकल आई थी। कैप्टन सान्याल गाड़ी खुद चला रहा था। अर्दली और ड्राइवर साथ नहीं था। मैंने उसे कहा, आप लोगों ने कैदी को किसी दूसरे शहर में रखा हुआ है क्या? सान्याल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं स्वामी जी, बस थोड़ी दूर ही जाना है। असल में जहाँ इस किस्म की जंगी कैदियों से पूछगिछ करते हैं, वो जगह हमने शहर से बाहर एक पुराने महल के खंडर में बनाई हुई है। मैं खामोश रहा। थोड़ी देर बाद मुझे एक ऊंचे टिब्बे पर एक पुरानी तारीखी इमारत दिखाई दी। करीब जाकर देखा तो ये तारीखी इमारत का खंडर ही बाकी रह गया था। अहाते में बांस का दरवाजा बना हुआ था। दरियाए हुगली इमारत के टिब्बे के पीछे से होकर गुजर रहा था। ये बंगाल के मुसलमान नवाबों के जमाने की कोई तारीखी इमारत थी जो अब वीरान पड़ी थी और फौज ने उस पर कब्जा कर लिया हुआ था। पत्थर की सीढ़ियां ऊपर इमारत के दरवाजे तक जाती थीं, जहां एक फौजी सिपाही पहरे पर खड़ा था। कैप्टन सान्याल मुझे साथ लेकर इमारत के वीरान बरामदे से होता हुआ एक कमरे में ले आया। ये फौजी दफ्तर था। यहाँ कैप्टन ने एक रजिस्टर पर कुछ लिख कर अपने दस्तखत किए। जहाँ से एक फौजी हमारे साथ हो गया। उसके हाथ में चाबियों का गुच्छा था। उस जगह आते ही मैंने एक चीज का गहरी नजर से मुशाहिदा करना शुरू कर दिया था। हम तारीखी इमारत के खंडर के अकब में आ गए, जहाँ से नीचे दरिया साफ नजर आ रहा था। दूसरे किनारे के दरख्त भी दिखाई दे रहे थे। दरिया पर एक बादवानी कश्ती बहती जा रही थी। उस जगह बोशीदा और नीम रोशन जीना नीचे जा रहा था। नीचे तहखाने का दरवाजा था। फौजी जो साथ आया था उसने चाबी लगाकर दरवाजा खोल दिया और खुद पीछे हटकर खड़ा हो गया। तहखाने में हल्की हल्की बीमार सी रोशनी निकल रही थी। ये बिजली के कमजोर बल्ब की रोशनी थी। कैप्टन सान्याल ने फौजी से कहा कि वो पानी का गिलास लेकर आए। हम तहखाने में दाखिल हो गए। इस तहखाने में फर्श पर टाट बिछा था। टाट पर मैंने दीवार का सहारा लिए एक सांवले से नौजवान को देखा, जिसकी खाकी फौजी वर्दी मैली हो चुकी थी। दाढ़ी बड़ी हुई थी। चेहरे पर खराशों और जख्म के निशान थे। हम उसके करीब ही टाट पर जाकर बैठ गए। ये पाक फौज का गाजी था जो बदकिस्मती से भारतीय फौज की कैद में फंस चुका था और खुदा जाने उस पर किस कदर वहशियाना तशद्दुद किया गया था। कैप्टन सान्याल ने पाकिस्तानी कैदी से कहा, ये हकीम जी हैं, तुम्हें अपने हाथ से दवाई पिलाएंगे, तुम अच्छे हो जाओगे। पाकिस्तानी जवान ने सर दीवार से हटाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में ईमान की वो चमक थी कि मुझे यूं लगा जैसे मेरी आंखों के सामने बिजलियां चमक रही हों। उसने मुझे पंजाबी में गाली दी और कहा, मैं काफिर की दवाई नहीं पीऊंगा। मैं पाक फौज का गाजी हूँ, मर जाऊंगा पर काफिर के हाथ से दवाई नहीं पीऊंगा। इस दौरान इंडियन फौजी पानी का गिलास लेकर आ गया था। मैंने पानी का गिलास उसके सामने रखा और कैप्टन सान्याल से कहा, सान्याल बाबू, आप लोग मुझे और इस कैदी को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें। साथ ही मैंने कैप्टन सान्याल को आंख मारी। मतलब ये था कि मैं सारा मामला ठीक कर लूंगा। वो फौजी सिपाही को लेकर तहखाने से बाहर चला गया। मैंने उठकर दरवाजा बंद किया, इस ख्याल से कि वो बंद दरवाजे के पीछे खड़ा होकर हमारी गुफ्तगू न सुन ले। मैंने ये इत्मीनान जरूर कराया था कि कैप्टन सान्याल तहखाने की सीढ़ियों में भी नहीं था, ऊपर किसी जगह खड़ा था। उसके जाते ही मैंने तैदी से कहा, मैं कोई स्वामी नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ और पाकिस्तानी हूँ और तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। पाकिस्तानी फौजी कैदी बड़ी खामोशी से मेरी तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर किसी किस्म की खुशी का तासुर नहीं था। कहने लगा, तुम काफिर हो, भेस बदल कर आए हो, तुम चाहे कुछ कर लो, याद रखो मैं मर जाऊंगा, अपनी फौज के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे फौरन एहसास हो गया कि इस शख्स से इस किस्म की बातें मेरे हक में खतरनाक साबित हो सकती हैं। इसे ये बताने की बजाय कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगा, ये ज्यादा बेहतर है कि मैं इसे निकाल कर ले जाऊं। मैंने उसे पंजाबी जबान में कहा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं जवान कि तुम क्या समझ रहे हो, बस एक बात याद रखना, कैप्टन सान्याल को बुला रहा हूँ, जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है उसका एक लफ्ज भी हिंदू कप्तान को न बताना।
मैं फौरन उठा, दरवाजे के पास जाकर ऊपर जीने की तरफ मुंह करके कैप्टन को आवाज देकर नीचे आने को कहा। कैप्टन सानियाल फौरन आ गया। मैंने उसे कहा, सानियाल बाबू, ये शख्स पानी पीने पर रजामंद नहीं हो रहा। उसने कहा, महाराज, हम इसे जबरदस्ती पिला देंगे। मैं अभी सिपाही को बुलाता हूँ। मैंने कहा, नहीं, इसका कोई फायदा नहीं होगा। जब तक ये मिलिच कैदी अपनी मर्जी से नहीं पिएगा, इस पर दवाई का असर नहीं होगा। मेरे साथ आओ। मैंने उसे दरवाजे के पास जीने में जाकर समझाया कि मेरे मंत्रों की पहली शर्त यह है कि इसको आदमी अपनी मर्जी से पिए। अगर इसे जबरदस्ती पिलाया गया तो मंत्रों का असर जाया हो जाएगा। मैंने उसे कहा कि मैं कोई और तरीका तलाश कर लूंगा। आओ वापस चलते हैं। कैप्टन सानियाल खुद भी नहीं चाहता था कि मैं वहां ज्यादा देर ठहरूं। उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि ये बात फौजी कवानीन और जवाबित के खिलाफ थी, और उसने सिर्फ इस ख्याल से ये बात मान ली थी कि शायद इस तरह पाकिस्तानी कैदी वो सब कुछ बता दे जिसकी उन्हें तलाश थी। जब उसे मालूम हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता तो वो मुझे साथ लेकर तहखाने से निकल आया। फौजी ने जो हमारे साथ आया था तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया। मैंने इस दौरान देख लिया था कि दरवाजे के अंदर ताला नहीं है, बल्कि दरवाजे के बाहर ताला लगाया गया है, और ताला काफी मजबूत था। मैं जानबूझकर पुरानी इमारत के खंडर के अकब में आकर खड़ा हो गया। नीचे दरिया बह रहा था। मैं कैप्टन सानियाल को बता रहा था कि मेरे पास कैदी से फौजी राज उगलवाने का एक और तरीका भी है। मेरे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं था। मैं वहां इसलिए खड़ा था कि अकबी दरवाजे का पूरी तरह से जायजा ले सकूं, क्योंकि मुझे उस जगह से पाकिस्तानी जंगी कैदी को रात के अंधेरे में निकाल कर ले जाना था। वहां से घाटी नीचे दरिया के किनारे तक जाती थी। घाटी की उतराई इतनी खतरनाक नहीं थी। कहीं कहीं ढलान पर झाड़ियां उगी हुई थी। दिन की रोशनी में मैंने एक एक झाड़ी को अपने जहन में बिठा लिया था। दरिया का पाट ज्यादा चौड़ा नहीं था। दूसरे किनारे के दरख्त साफ साफ नजर आ रहे थे। हम तैर कर दरिया पार कर सकते थे। मुझे यकीन था कि पाक फौज के जवान को तैरना जरूर आता होगा। ये फौजी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। जब हम वहां से चलने लगे तो मैंने कैप्टन सानियाल से कहा, आप लोगों को यहाँ रात के वक्त भी पहरे का कड़ा बंदोबस्त करना चाहिए ताकि पाकिस्तानी कैदी फरार न हो सके। कैप्टन सानियाल और मैं पत्थर की सीढ़ियां उतर रहे थे। उसने कहा, महाराज, रात को ऊपर हमारे सिक्योरिटी फोर्स के 2 जवान पहरे पर मौजूद होते हैं। एक जवान तहखाने की सीढ़ियों के ऊपर मौजूद होता है। तहखाने के दरवाजे को ताला लगा होता है। कैदी के फरार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सारी बातें और सिक्योरिटी के इंतजामात मैंने जहन नशीन कर लिए। जहां से अपने जवान को निकालना इतना आसान नहीं था, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि चाहे मुझे जान की बाजी लगानी पड़े, मैं अपनी बहादुर फौज की गयूर फौजी को दुश्मन की कैद से निकाल कर ले जाऊंगा। उस वक्त अगरचे आसमान पर बादल छुके हुए, लेकिन दिन की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी, और मैंने इस रोशनी में पुरानी इमारत के इर्द गिर्द का सारा इलाका अच्छी तरह से देख लिया था। मुझे दरिया की तरफ से उतराना था। वो रात मैंने कैप्टन सानियाल के मकान पर ही बसर की। दूसरे दिन मैंने जरूरी काम का बहाना बनाया और कैप्टन सानियाल से कहा कि मुझे एक जगह अपने दोस्त से मिलने जाना है। मैं आज शाम वापस कलकत्ते चला जाऊंगा। 1-2 दिन बाद चंद्रनगर की सैर करके वापस आ जाऊंगा। कैप्टन सानियाल ने थोड़ा इसरार किया, फिर मेरे जाने पर राजी हो गया। मैं दिन की रोशनी में वहां से निकलना नहीं चाहता था। जब दिन ढल गया तो मैं चंद्रनगर से वापस कलकत्ते रवाना हो गया। उस वक्त कलकत्ता शहर पर शाम का धुंधलका फैल रहा था। इमारतों की बत्तियां रोशन हो गई थी। मैंने रेलवे स्टेशन के बाहर एक पब्लिक बूथ से शाहदीन को दुकान पर फोन किया और खुफिया कोड में सिर्फ इतना ही कहा कि मैं दरिया किनारे वाली कमीनगाह में पहुंच रहा हूं और वो रात को आ जाए। फोन करने के बाद मैंने एक लोकल बस में बैठकर होड़ा ब्रिज पार किया और वहां से पैदल ही खेतों और तालाबों के करीब से गुजरता अपने आदमी शाहदीन के हाई राउट पर पहुंच गया। उस वक्त हल्की हल्की रिमझिम शुरू हो गई थी। रात को शाहदीन भी आ गया। मैंने उसे तमाम वाकयात से आगाह किया तो वो बोला, क्या तुम पाकिस्तानी जंगी कैदी को वहां से निकाल सकोगे? मुझे ये काम मुश्किल लगता है। शाहदीन को मेरे बारे में पूरा इल्म नहीं था कि मैं किस किस्म का कमांडो हूँ। मैंने कहा, ये काम तो मुझ पर छोड़ दो, तुम सिर्फ ऐसा करो कि मेरे लिए एक लंबे फल वाला चाकू ला दो। शाहदीन बोला, इसका इंतजाम हो जाएगा, लेकिन फर्ज कर लिया कि तुम कैदी को वहां से निकालने में कामयाब हो जाते हो, फिर उसे रात के अंधेरे में किस तरफ ले जाओगे? मेरे गोदाम से तुम दरिया के रास्ते कम से कम 25 मील के फासले पर होगे और ये फासला तुम दरिया के ऊपर की जानिब कश्ती चलाते हुए भी सुबह तक नहीं तय कर सकोगे। ये एक ऐसा मसला था जिसने मुझे थोड़ी देर के लिए परेशान कर दिया था। शाहदीन ठीक कह रहा था। कैदी जवान को निकालने के बाद हमारे सामने फरार का एक ही जरिया था जो महफूज भी था, और ये जरिया दरिया था। वहां से दरियाए हुगली आगे की तरफ बहता था और हम दरिया के ऊपर के रुख ज्यादा दूर तक नहीं तैर सकते थे। मैंने शाहदीन से पूछा, यह बताओ कि अगर हम वहां से दरिया पार करके दूसरे किनारे पर चले जाते हैं तो वहां से तुम्हारे इस गोदाम तक किस तरफ से रास्ता आता है? शाहदीन ने कहा, चंद्रनगर के दरिया पार का इलाका गैर आबाद है। वहाँ नारियल के दरख्तों के जखीरे हैं। इन जखीरों से निकलने के बाद तुम्हें दाएं तरफ को हो जाना होगा। आगे अगर तुम्हें कोई पगडंडी या सड़क मिल गई तो उसी रुख पर दरिया के साथ साथ ऊपर की जानिब चलते आना। हो सकता है रास्ते में किसानों मल्लाहों की झोंपड़ियां भी मिलें, 1-2 फैक्ट्रियां भी आएंगी। रास्ते में कोई बड़ा शहर नहीं है। ये 25 मील का फासला होगा। तुम लोग पैदल चलकर ये रास्ता एक रात में तय नहीं कर सकोगे। तुम में रास्ते में ही सुबह हो जाएगी।
दिन के वक्त तुम्हें किसी जगह छुप जाना होगा, फिर जब रात का अंधेरा होने के बाद सफर शुरू करना होगा। लेकिन एक बात याद रखना, दरिया के साथ साथ चलना, दरिया के किनारे को अपने से दूर न होने देना। फिर तुम मेरे इस गोदाम के पास पहुंच जाओगे जहां की निशानी तुम्हें मालूम ही है। रात के वक्त जहां से कुछ फासले पर जो खाद की फैक्ट्री है उसकी रोशनियां दूर से नजर आ जाती हैं। मंसूबाबंदी कागजी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त थी। इस पर अमल करते हुए जो मुश्किलात पेश आने वाली थी उनके लिए मैं पहले से ही तैयार था। दूसरा आधा दिन भी गुजर गया। दोपहर के बाद शादीन ने मुझे एक लंबे फल वाला चाकू दिया। कमांडो चाकू की तरह उसके एक जानिब दंदाने नहीं थे।